हो। तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। कौन सा? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन शायद आपने पहले भी पढ़ रखा हो या शायद नहीं पढ़ा हो, वीडियो का वेट कर रहे हो। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देता है ना। इन शॉर्ट बात यही है। और इसमें बहुत सी कहानियां होंगी जो आज के लेक्चर में और इसके अगले लेक्चर में हमें समझनी है, क्योंकि आज पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं बेसिकली पूरा कांसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं? कैसे हैं? मेरा नाम अलग पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। और आइए स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कॉपी पेन निकाल लें और अगर बगल साइड डिस्टर्बेंसेस बंद कर लें। और ठीक है, मैं मतलब बोलूंगा नहीं क्या निकालना है। और साइड डिस्टर्बेंसेस बंद करने के बाद कॉपी पेन निकाल के एकदम अच्छे से बैठ जाए पढ़ाई करने। ठीक है, चलिए। तो बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन तुम्हारी खाना है ना। बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एनी सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स pH on addition of small amount of acid or base। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH चेंज ना हो। ऐसा सॉल्यूशन बना लिया जिसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला तो उसका pH चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा बेस डाला तो भी उसका pH चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा सॉल्यूशन which maintains its pH fairly constant, मतलब करीब करीब कांस्टेंट, ठीक है, इवन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। जो अपने pH को बरकरार रखे, मेंटेन रखे, करीब करीब मेंटेन रखे, 100% नहीं रख सकता, करीब करीब मेंटेन रखे जब आप उसमें एसिड इंट्रोड्यूस करो या बेस, है ना। जैसे अपने बॉडी का अपना ब्लड है, हम बाहर जाते हैं, समोसा भी खा लेते हैं, ठीक है, चाउमीन भी खा लेते हैं, है ना, चूहा भी खा लेते हैं, अपन सब खा लेते हैं। अब सब खाने से क्या होगा? कोई एसिडिक होगा, कोई बेसिक होगा, है ना। तो ब्लड का तो अपना pH बदल जाए, ब्लड का pH बदल जाए, पूरी बॉडी पागल हो जाए, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत एसिड बेस को झेल ले जाता है, ठीक है, उसका pH चेंज नहीं होता, उसका pH कांस्टेंट चलता रहता है। ठीक है, तो pH का बेसिक आइडिया लग गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH करीब करीब कांस्टेंट है, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पे pH चेंज ना हो। अब ऐसा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसका pH चेंज ना हो? आइए देखते हैं। तो बच्चों, बफर सॉल्यूशन बनाने का बेसिकली दो मेथड हमें सीखना है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जिनका pH चेंज ना हो, करीब करीब चेंज ना हो। तो पहले ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप एसिडिक बफर, ठीक है, जो फर्स्ट काइंड के होंगे। और दूसरे जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक बफर। तो आज के लेक्चर में हम एसिडिक बफर पूरा क्लियर कर देंगे। अगर एसिडिक बफर 100% क्लियर हो गया तो बेसिक बफर पढ़ने में क्या लगेगा? 10 मिनट लगेगा, 12 मिनट, खत्म। सारे कांसेप्ट तो एक ही रहेंगे, एकदम एक जैसे कांसेप्ट हैं, इसमें समझेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो एसिडिक बफर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एसिडिक बफर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास एक वीक एसिड हो प्लस हमारे पास एक सॉल्ट हो जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हो। ये बेसिक डेफिनेशन है एसिडिक बफर की। अब बताओ बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हमारे पास एक वीक बेस हो प्लस एक सॉल्ट हो, किसका? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और ये बेस सेम होना चाहिए जिसका सॉल्ट हो। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई बफर की, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो। एक वीक कंपोनेंट हो और दूसरा एक सॉल्ट हो जो उसी वीक कंपोनेंट से बना हो, और एक अगले कंपोनेंट से बना हो जो कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। तो चलिए एसिडिक बफर स्टार्ट करें। एसिडिक बफर शुरू करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत तरह के बफर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एसिडिक बफर, तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन से चलें तो हमें क्या चाहिए? एक वीक एसिड चाहिए प्लस हमें एक सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट किसका हो? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना। सॉल्ट किसका हो? इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मेरे पास वीक एसिड हो गया CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब इसका सॉल्ट मैं ले रहा हूं CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये इसका किसके साथ सॉल्ट हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सॉल्ट हो गया। जैसे देखिए मैं बोलूं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, वीक एसिड। अब एक सॉल्ट मैं ले रहा हूं NaCN, ये इसका किसके साथ सॉल्ट हो गया? NaOH के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे H2CO3 वीक एसिड, मैं यहां ले लूं K2CO3 सॉल्ट, इसका सॉल्ट लिया मैंने, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस कौन? KOH। तो ऐसे तमाम एग्जांपल आप बना सकते हो। मान लो मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया C6H5COOH और फिर इसका सॉल्ट ले लिया बेटा स्ट्रॉन्ग बेस COO, सोडियम बेंजोएट। ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया सोडियम, सॉरी पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम कहां से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ऐसे जो भी सॉल्यूशन हो जिसमें यहां पे एक वीक एसिड हो, जैसे मान लो यहां HF ले लिया और यहां उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaF ले लिया, इनको हम एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे यहां हमने H2S लिया, यहां हमने K2S ले लिया, मतलब बहुत इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हैं हम। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बस ये अगर याद रखो तो काम बन जाएगा। अपने NaOH वगैरह, KOH वगैरह, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, है ना, अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। कहने का मतलब ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड आपको दिखेगी दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सारे स्ट्रॉन्ग बेस समझना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड है ना, सोडियम पोटेशियम और है ना सीसीएम वगैरह जितने भी हैं ग्रुप 1 2 में, मैग्नीशियम बेरियम स्ट्रोंटियम सबकी ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड हम लोग कई दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है HCN, H2CO3, H2SHF, सब क्या है? वीक एसिड। इनका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनते हैं एसिडिक बफर, ठीक है। जरा इसको नोट करो, फिर और डिटेल में चलते हैं। और एग्जांपल बताओ, बस को समझ लो, तभी जो मैं अगला बताऊंगा वो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो सिंपल है, किताबों में दिया है। एक और तरह का बफर एसिडिक के अंदर ही दिखाना है। जैसे मान लो मैंने बोला HCOOH प्लस सॉल्ट लेना है HCOO, बोलो ठीक है, वीक एसिड और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। 8 लग रहा है 7 8 और जैसे मान लो हमने लिया H2CO3 और इसका सॉल्ट ले लो, मान लो हमने लिया CaCO3, वीक एसिड, उसका सॉल्ट वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे मान लो हमने लिया CH3COOH और हमने सॉल्ट ले लिया CaCH3COO होल ट्वाइस, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट पे चार्ज -1 होता है, कैल्शियम पे 2, तो ये बना। तो ये वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, ये वीक एसिड। तो एक तरफ अपना वीक एसिड हो और एक तरफ सॉल्ट हो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और दोनों में कॉमन आयन होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि कॉमन आयन इफेक्ट जो आपने पढ़ा है
उसी से बफर सॉल्यूशन बनता है। तो कॉमन आयन होना चाहिए। देखो इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये बेंजोइक आयन कॉमन आयन हुआ, इसमें फ्लोराइड आयन कॉमन आयन हुआ, इसमें सल्फाइड आयन। तो एक कॉमन आयन दोनों में होना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट ही बफर सॉल्यूशन वर्क करता है। चलिए यहां तक क्लियर है, 100% क्लियर है। अच्छा तो ये तो बहुत ही मतलब इजी हो गया, एकदम आपको सजा के दे दिया मैंने। एक वीक एसिड उसका सॉल्ट स्ट्रांग बेस के साथ स्ट्रांग बेस बता दिया मैंने, वीक एसिड ले रहा हूं उसका सॉल्ट बना रहा हूं। अच्छा बहुत बढ़िया। जरा इसका केस 2 देखिए जिसमें डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्टली बोलेगा। डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट तो ये हो गई कहानी, समझ में आ गई आपको? डायरेक्ट कहानी समझ में आ गई। डायरेक्ट कहानी क्या है? वीक एसिड ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रांग बेस। इनडायरेक्ट में क्या करेगा आपसे, वो क्या बोलेंगे आपको इनडायरेक्ट में, अगर किसी तरह दिए हुए कंपोनेंट से ये दोनों कंपोनेंट ऑब्टेन हो सकते हैं, तो दिया हुआ कंपोनेंट बफर सॉल्यूशन बना सकता है। अगर जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं उनके बीच में कुछ रिएक्शन करा के हम किसी तरह से ये कंपोनेंट्स बना सकते हैं, तो ये भी बफर बना सकता है ना, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बफर। जैसे मानो पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहला एग्जांपल है NaOH प्लस CH3COOH। क्या ये इससे मैच कर रहा है? वीक एसिड है, बिल्कुल है, पर सॉल्ट नहीं है, बल्कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट नहीं है। जरा सोचते हैं ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, CH3COOH प्लस NaOH। क्या देंगे हमको? CH3COONA प्लस H2O। बोले ये निकलेगा, यहां से OH माइनस निकला, यहां से H प्लस निकला, CH3COONA। ये देखो एक सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। हो गया काम क्या? ये भी है अपने पास सॉल्यूशन में, ये भी है अपने पास। इट इज अ बफर सॉल्यूशन। दिया हुआ कंपोनेंट अगर किसी तरह से इस दो फॉर्म में चेंज हो सके तो भी वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, प्रोवाइडेड इन दोनों में से इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो। ऐसा क्यों? CH3COOH देखो रिएक्शन में यूज भी हो गया है, तो यूज होने के बाद ये बचना भी चाहिए। NaOH should be the limiting reagent। NaOH का लिमिटिंग मतलब NaOH को पहले खत्म होना चाहिए और ये बचा होना चाहिए, ताकि लास्ट में ये भी बन जाए और ये भी बचा हो, NaOH खत्म हो जाए सॉल्यूशन से। ऐसे सॉल्यूशन को हम इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो बफर बनाने के कैपेबल है। जैसे मान लो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन हमको 0.5 मोलर थी, तो ये 0.1 मोलर, ये 0.5 मोलर, ये कितना इसको यूज करेगा? 0.1 और ये भी 0.1, ये कितना बना? 0.1। अब हम आगे पूछें क्या क्या रिमेनिंग है, तो ये 0.4 मोलर बचा है, ये खत्म हो गया और ये 0.1 मोलर बन गया। यानी अब सॉल्यूशन में आपके पास एक क्या है? वीक एसिड, और क्या है? एक सॉल्ट है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कंडीशन ये है कि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई कि इस तरह से भी खेल सकते हैं हम इनडायरेक्ट बफर का। चलिए इनडायरेक्ट बफर के और एग्जांपल बताएं, इसको मिटा दूं मैं, नोट करना एक एग्जांपल, इसको आगे न्यूमेरिकल में भी देखना है आपको। मिटा दूं? ओके, तो आप समझ गए कि इससे सॉल्ट बन सकता था, तो खेल हो सकता था। दूसरा देखिए जरा, ऐसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए मेरे पास HCN है और H2SO4 है। अब देखने में लगा ये बफर बन ही नहीं सकता, है ना? HCN ये लेते मेरे पास, सॉरी NaCN है और H2SO4। अब देखने में लगा ये बफर नहीं बन सकता। NaCN क्या है? एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? HCN यानी वीक एसिड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इनसे ये कंपोनेंट बन सकते हैं? सोचो, रिएक्शन होगा NaCN प्लस H2SO4, H इससे लग जाएगा, बनेगा HCN प्लस Na2SO4। HCN क्या बन गया? वीक एसिड। तो अपने पास वीक एसिड भी हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट भी हो गया, तो यस इट इज अ बफर सॉल्यूशन, इट कैन फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी कि ये रिएक्शन होने के बाद भी NaCN बचा हो, मतलब NaCN का कंसंट्रेशन मान लो 0.2 मोलर, तो इसका 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन इससे 0.2 क्या हो जाता, मान लो, क्योंकि इसको तो 2 मोलर से रिएक्ट करेंगे ना, अगर बैलेंस करेंगे तो हम 2 और 2 लगेगा, तो मान लो 0.4 मोलर। मतलब ये रिएक्शन खत्म होने के बाद भी NaCN आपके पास बचा हो, और रिएक्शन खत्म होने पे आपको HCN भी मिल गया, वीक एसिड मिल गया, और उसका सॉल्ट मिल गया बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो ये बात? सो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, ठीक है? जैसे मान लो हमने दिया HNO3 प्लस CH3COONA, क्या ये बफर बना सकता है? ये क्या है? एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं। अब सोचो रिएक्शन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे CH3COOH बनेगा। देखो CH3COONA प्लस HNO3, अब CH3COOH प्लस NaNO3, ये बन गया वीक एसिड। और अपने पास सॉल्ट पहले से है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। कंडीशन यही होगी, ये रिएक्शन खत्म होने के बाद CH3CONA बचा होना चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ये से ज्यादा हो, वरना इसी रिएक्शन में ये खत्म हो जाएगा, तो वीक एसिड तो बना पर सॉल्ट नहीं बचा, ठीक है? और ये तो पूरा खत्म हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम थी, जितना वीक एसिड बना और ये बना, ये दोनों बचे हुए, ये दोनों क्या बन गए? बफर। देखो वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, ठीक है? ऐसा कोई नाम ही मैंने नाम दे दिया है, किसी किताब में नाम लिखे नहीं होते। और दिखाऊं, क्लियर हो गया होगा? तो जैसे मान लो हमको और क्या दे सकता है, और हमको दे दिया HCOOH प्लस KOH। देखो इसमें क्या क्या है? मेरे पास एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट की कमी है, इन दोनों में रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा। HCOH रिएक्ट विद KOH, HCOOK बन जाएगा, दैट इज द सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इसको ज्यादा होना चाहिए, रिएक्शन बाद बचना चाहिए, तो इसको मैंने बोल दिया 0.3 मोलर, इसको मैंने बोल दिया 0.2 मोलर, कुछ भी लिख सकता हूं, समझा रहा हूं किसी का। क्लियर है ना? इसका रिएक्शन HCOOK बन गया, HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट, एक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक एसिड है और ये खत्म हो चुका है, ठीक? नोट कर लेते हैं, ये वाले बफर सॉल्यूशन याद रखेंगे, किताब में ज्यादा इनको पढ़ाया नहीं जाता, पर इसके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मिटा दें, अगर किसी तरह से रिएक्शन करा के भी आप इस फॉर्म में आ सको, सो इट इज अ बफर सॉल्यूशन। देखो जेईई 2010 में हमसे पूछा, IIT जेईई 2010 में हमसे पूछा कि इनमें से कौन कौन सा बफर हो सकता है, इनमें से कौन कौन सा बफर हो सकता है। एग्जांपल ऑप्शन थे HNO3 CH3COOH, KOH CH3
COONA, HNO3 CH3COONA, ऑप्शन डी CH3COOH CH3COONA। चलो बताओ, अपने आप सोचो, सारे ऑप्शन को एनालाइज करो, सोच के बताओ इसमें से कौन कौन सा बफर है या हो सकता है या हो सकता है। चलिए कर लिया आपने। सबसे पहले डी ऑप्शन तो होना ही होना है, वीक एसिड, और दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, ये तो सबसे साफ साफ सबसे पहले ये दिखाई पड़ा एकदम, CH3COH CH3CONA। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, इससे कोई बफर बनने वाला नहीं क्योंकि आपके पास बेस ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो अटेम्प्ट करना भी फालतू है। सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिख रहा, नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर इस पे आओ, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए ट्राई करते हैं, शायद बन सके। स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इन दोनों में यदि आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं भाई, कैसे होगा? यहाँ H+ तो है नहीं कि जाके CH3COH बन जाए भाई, ये तो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस, और ये किसमें टूटेगा? इसमें और इसमें। अब बताओ कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास CH3COH बन जाए? वही तो आपको चाहिए ना एसिड में, तो CH3COH बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका वीक एसिड बनने का कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? सोचो, Na से जुड़ेगा तो भी नहीं, ये से जुड़ेगा तो भी नहीं, तो वीक एसिड नहीं मिल रहा, इसलिए ये कैंसिल। फिर इस पे आओ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH3COOH और NaNO3। CH3COH क्या बन गया? वीक एसिड, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, ये सही है। क्लियर? क्या तो दिख रहा है? देखो दोनों रिएक्शन होगा, यहाँ से H+ CH3CO CH3COH वीक एसिड मिल गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, एक तो क्लियर था, एक इनडायरेक्ट था।